होटल के कॉरिडोर में घेर लिया था और ऋतु भागकर अपने कलीग्स को जूही की मदद के लिए बुलाने गई थी। रूम में बैठा रचित जूही को दी हुई वॉच को देखकर सोच रहा था, ऋषि के सामने क्या हूं मैं? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर। मेरा सारा बचपन ऑर्फनेज में बीता। वहां जूही ही मेरी इकलौती खुशी थी। उसी से मिलने के इंतजार में मेरे दिन कटते थे, पर अब तो उस इंतजार पर भी मेरा हक नहीं। मैं तो अपने खुद के वजूद से अनजान हूं। मेरी पहचान क्या थी? मेरे माँ बाप कौन थे? मैं कुछ नहीं जानता। बस मुझे इतना पता है कि ऑर्फनेज वालों को मैं अधमरी हालत में बचपन में मिला था। उस वक्त मेरे गले में सिर्फ एक कॉर्ड था जिसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। बस यही जानता हूं मैं कि शायद मैं अच्छे घर से बिलोंग करता था, क्योंकि जिस कपड़े में मैं ऑर्फनेज वालों को मिला था वो कपड़ा काफी अच्छी क्वालिटी का और महंगा था। पर क्या फायदा अब ये सब सोचकर? जूही तो ऋषि की है। रचित अपने अतीत को याद कर रहा था कि उतने में भागती हुई ऋतु उसके पास आ पहुंची। ऋतु बुरी तरह हाँफ रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। ऋतु की ऐसी हालत देखकर रचित ने उसके आसपास देखा, पर जब उसे जूही कहीं नहीं दिखी तो उसने ऋतु से पूछा, ऋतु क्या हुआ? और जूही कहाँ है? ऋतु ने किसी तरह कहा, जूही को बचाओ। अभी हम वॉशरूम से बाहर आ रहे थे, तभी कुछ आदमियों ने हमें घेर लिया। मैं हेल्प मांगने के लिए आ गई, पर जूही अभी वहीं फंसी है। जल्दी कुछ करो। ऋतु की ये बात सुनकर रचित और उसके कलीग्स घबरा गए। जहां एक को रचित को जूही की फिक्र थी, वहीं बाकियों को जूही की चिंता तो थी, पर ऋषि का डर ज्यादा था। ऋतु की बात खत्म होते ही रचित और बाकी कलीग्स जूही को बचाने के लिए निकल पड़े। वहीं मर्दों के बीच घिरी जूही ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि इतने लोगों से वो अकेले नहीं लड़ सकती, इसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। उसने उन लोगों से कहा, अभी भी मौका है, जाने दो मुझे, वरना मेरे हस्बैंड छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। जूही की धमकी सुनकर सभी आदमी और जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हुए उनमें से एक ने कहा, ओह नो, हम तो डर गए। तो एक आदमी ने जमीन पर पड़े मिस्टर तिवारी को उठाते हुए कहा, बॉस, आप ठीक तो हैं? मिस्टर तिवारी ने उठकर जूही की ओर गुस्से भरी नजरों से देखा। उसने कहा, पकड़ कर इससे मेरे होटल रूम में लेकर आओ। अपने बॉस का ऑर्डर पाते ही सभी आदमी जूही की ओर ऐसे बढ़ने लगे जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार की ओर। इतने आदमियों को अपनी ओर बढ़ता देख जूही का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। एक आदमी ने जब जूही के करीब आकर उसको छूना चाहा, तो जूही के हाथ अपने बचाव में आगे आ गए और उसकी आंखें डर से बंद हो गई। जूही को जब कुछ देर बाद भी महसूस नहीं हुआ, तो उसने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा। तब जूही ने अपने सामने पाया कि सभी दुष्ट आदमियों को बहुत से काले कपड़े वाले आदमियों ने पकड़ रखा है। ये सीन देखकर जूही को बहुत हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या हो गया? ये काले कपड़े वाले लोग कौन है? पर ये सीन कुछ देखा देखा सा क्यों लग रहा है? जूही अपने आसपास को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसे कुछ लोगों के पैरों की आहट सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही काले कपड़े वाले आदमी साइड हो गए और अब जूही ने देखा कि ऋषि तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास आ रहा है। ऋषि को यूं अचानक अपने सामने देखकर जूही का मुंह खुला रह गया, पर अगले ही पल जूही का सरप्राइज शॉक में बदल गया, क्योंकि यहाँ ऋषि अकेला नहीं था। उसके साथ उसका दोस्त विशाल और कई और इम्पोर्टेंट दिख रहे लोग थे। पर जिसने जूही को हैरान किया वो थी ऋषि के बगल में खड़ी हुई लड़की। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसने ऋषि का हाथ यूं थाम रखा था मानो वही मिसेस ऋषि सिंघानिया हो। इस ख्याल के दिमाग में आते ही जूही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पहले एक बार उस लड़की को देखा और फिर खुद को। जूही ने अपने आप को देखकर सोचा, कितनी सुंदर और क्लासी लग रही है ये बंदी, और मैं इसके सामने कितनी सिंपल। पहले पता होता तो मैं अच्छे से ड्रेसअप होकर आती। इतने में ऋषि ने गुस्से भरी आवाज में मिस्टर तिवारी की ओर इशारा करते हुए कहा, उसको मेरे सामने लेकर आओ और बाकियों को उठाकर बाहर फेंको। ऋषि का ऑर्डर पाते ही काले कपड़े वाले आदमी सभी को घसीट कर बाहर ले गए और मिस्टर तिवारी को ऋषि के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मिस्टर तिवारी को देखते ही ऋषि ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू। खुद को अकेला पाकर और ऋषि को इतना गुस्से में देखकर मिस्टर तिवारी का सारा नशा उतर गया। मिस्टर तिवारी ऋषि को देखकर बड़बड़ाने लगा, ऋषि सिंघानिया कॉर्पोरेशन, सर
ऋषि ने एक बार मिस्टर तिवारी की ओर गुस्से से देखा और फिर उससे चिल्लाकर पूछा, किस हाथ से छुआ तूने जूही को? इतना पूछते साथ ही ऋषि ने मिस्टर तिवारी के पेट पर जोर से लात मारी और मिस्टर तिवारी जमीन पर जा गिरा। ऋषि अब भी नहीं रुका। वो पूछता जा रहा था और साथ ही साथ मिस्टर तिवारी को मारता जा रहा था। उसने पूछा, किस हाथ से? हाँ, किससे? इससे? तो ये ले। जूही ने ऋषि का ऐसा रूप पहली बार देखा था। जूही ने मन ही मन सोचा, ऋषि को मैंने पहले भी गुस्से में देखा है, पर ऐसे नहीं। क्या ये गुस्सा मेरे लिए है? मेरी फिक्र? जूही की क्या, ऋषि के बचपन के दोस्त विशाल ने भी ऋषि का ये रूप कभी नहीं देखा था, क्योंकि शायद जूही ऋषि का वो रूप सामने लाती थी जिससे ऋषि खुद भी अनजान था। अब इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा कि ये बात इनकी जिंदगी में खुशियां लाएंगी या तूफान। पर अभी के लिए तो ऋषि ने गिड़गिड़ाते हुए मिस्टर तिवारी को एक आखिरी बार लात मारी, फिर अपने बॉडीगार्ड से कहा, बाहर ले जाओ इसे और इसके दोनों हाथ तोड़ दो। इससे पल पल याद आना चाहिए कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। ऋषि की बात सुनकर मिस्टर तिवारी के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। वो अपना हाथ जोड़कर विनती करने लगा, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया। पर ऋषि ने इसके बाद मिस्टर तिवारी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो ये लोग क्या करते मेरी जूही के साथ। सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है। जूही। जब मिस्टर तिवारी को लगा कि ऋषि पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने विशाल की ओर देखकर उससे विनती की, मिस्टर विशाल प्लीज, बस इस बार माफ कर दीजिए मुझे। आप तो जानते हैं ना, मैं आपकी सब्सिडियरी कंपनी का पार्टनर हूँ। प्लीज आप मिस्टर सिंघानिया को समझाइए। आगे से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज। विशाल ने गहरी सांस लेकर मिस्टर तिवारी की ओर देखकर अपना सिर हिला दिया। उसने कहा, मिस्टर तिवारी, अगर और कोई मौका होता तो मैं एक बार के लिए आपकी हेल्प कर देता, पर आज आपने ऋषि की बॉटम लाइन क्रॉस की है। सॉरी टू से, बट अब आपको कोई नहीं बचा सकता। विशाल की बात सुनकर मिस्टर तिवारी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो घबराकर बेहोश हो गया। ये देखकर ऋषि के बिना कहे ही काले कपड़े वाले बॉडीगार्ड्स मिस्टर तिवारी को वहां से बाहर ले गए। मिस्टर तिवारी के बाहर जाते ही ऋषि जूही के करीब गया और उसका हाथ पकड़कर पूछने लगा, जूही, ठीक तो हो ना तुम? जूही की नजर तो बस ऋषि के फीमेल कंपेनियन में जाकर जैसे अटक गई थी। ऋषि की यूं किसी लड़की को लेकर परवाह देखकर अब ऋषि के फीमेल कंपेनियन भी जूही को कुछ ज्यादा ध्यान से देखने लगी। उस लड़की की सोच जूही से छिपी नहीं थी। जूही ने देखा कि कैसे उस लड़की ने जूही को ऊपर से नीचे तक देखकर सरकास्टिक स्माइल दी थी। ये देखकर जूही ने एक बार खुद को देखा और गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ऋषि का चेहरा अब भी गुस्से से लाल था, पर उसकी नजरें जूही पर ही टिकी हुई थी। जब ऋषि ने जूही को कुछ बड़बड़ाता हुआ देखा तो उसने जूही से पूछा, हाँ, क्या कहा तुमने? जूही ने गुस्से में अपना हाथ ऋषि के हाथों से पीछे खींच लिया और गुस्से में बोली, कुछ नहीं। जूही ने ऋषि से तो सीधे कुछ नहीं कहा, पर वो ऋषि को गुस्से से घूर रही थी और मन ही मन कह रही थी, लायर, पैंट्स ऑन फायर। अभी मुझसे 5 दिन पहले माफी मांग रहा था, कह रहा था कि इशिका सिंघानिया को शक ना हो इसीलिए ऑफिस में ही रहूंगा। सब बहाने हैं, जरूर इस लड़की के साथ रहना होगा इसीलिए घर नहीं आया। ऋषि तुम भाड़ में जाओ। जूही को यूं खुद को गुस्से से घूरते देख ऋषि ने अपने दिमाग में जोर डालते हुए सोचा, मुझे तो नहीं लगता कि अभी मैंने कुछ गलत किया हो, पर इस लड़की को वापस से क्या हो गया? गॉड, ये लड़कियां इतनी डिफिकल्ट क्यों होती हैं? अब जूही को ऋषि से डर नहीं लगता था। उसे कहीं ना कहीं पता था कि ऋषि उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जूही ने ऋषि को देखकर कहा, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? जूही के इस एटीट्यूड से ऋषि और भी कंफ्यूज्ड हो गया और साइड में खड़ा विशाल ऋषि की ऐसी हालत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, किसने सोचा था कि एक दिन द ग्रेट ऋषि सिंघानिया की ये हालत होगी? विशाल की बात सुनकर ऋषि ने उसे घूर कर कहा, शट अप। विशाल ऋषि की बात सुनकर चुप तो हो गया, पर उसने मन ही मन सोचा, हाँ बेटा, तुम मुझे ही चुप करा लो। अपनी बीवी के सामने तो जुबान भी नहीं खुल रही,
गुड फॉर यू। और किसी ने तो कुछ नहीं कहा, पर जूही की बात सुनकर ऋषि की फीमेल कंपेनियन गुस्से से बोली, हे, हू द हेल आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्टर सिंघानिया से ऐसे बात करने की? उस लड़की के सवाल सुनकर एक पल को जूही का मन हुआ कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कह दे, मैं ऋषि की बीवी हूं, मिसेस जूही ऋषि सिंघानिया हूं। पर जूही ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, किस हक से इस लड़की से कुछ कहूं मैं तो सिर्फ नाम के लिए ऋषि की बीवी हूं, पर ऋषि के साथ तो इस वक्त ये है, ऋषि की जिंदगी में मेरा वजूद ही क्या है। इसीलिए जूही ने उस लड़की को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। जूही ने उस लड़की से ही पूछते हुए कहा, गेस, कौन हूं मैं? उस लड़की ने जूही को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, कौन हो? कपड़े देखकर तो इस होटल की कोई वेट्रेस लग रही हो। जाओ अपने मैनेजर को बुला लाओ, मुझे तुम्हारी कंप्लेन करनी है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं। उस लड़की का जवाब सुनकर जूही की गुस्से से बोलती ही बंद हो गई। वो बस इतना ही कह पाई, तुम। पर इतने में ही ऋषि ने कहा, मिस कृति, मीट माई वाइफ मिसेस जूही ऋषि सिंघानिया। ऋषि की ये बात किसी ऐलान से कम नहीं थी, जैसे वो पूरी दुनिया को बता देना चाहता हो कि जूही सिर्फ उसकी है। ऋषि की इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग फटी आंखों से जूही की ओर देखने लगे, स्पेशली कृति। आखिर कौन है ये कृति और क्या तूफान लेकर आने वाली है ये जूही और ऋषि की जिंदगी में? क्या रिश्ता है ऋषि और कृति का? क्या जूही का शक ऋषि और कृति को लेकर सच साबित होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ऋषि ने सबके सामने ऐलान किया कि जूही उसकी वाइफ है। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जूही को हैरानी से देखने लगे। कृति तो जूही को ऐसे देख रही थी कि जैसा अगर उसका बस चलता तो वो जूही को कच्चा ही चबा जाती। पर इन सब से अलग जूही तो इस वक्त 7वें आसमान पर थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मिसेस जूही ऋषि सिंघानिया, यस मैं ही हूं। सुन लिया नकचड़ी चुड़ैल तुमने। कृति के मन में जो भी चल रहा हो, पर ऋषि के सामने उसने जूही को बड़ी तमीज से ग्रीट किया। जूही ने भी ऋषि के ऐलान के बाद मिसेस सिंघानिया वाला रौब बनाए रखा। इतने में ही वहां भागता हुआ रचित आ पहुंचा। वो जूही को देखते ही उसके पास जाकर खड़ा हो गया और वो जूही से हांफते हुए पूछने लगा, जूही तुम ठीक तो हो ना? जूही ने रचित की हालत देखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, ऋषि टाइम पर आ गया था और उसने मुझे बचा लिया। जूही की बात सुनकर रचित ने चैन की सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए कहने लगा, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरी तो। रचित अपनी बात कहते हुए बीच में ही रुक गया। उसने ऋषि को देखकर मन ही मन सोचा, सच में किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं यहाँ जूही के साथ था, पर जब सच में जूही को किसी के सहारे की जरूरत पड़ी तो ऋषि ही उसके सामने आया। मैं हमेशा ही नंबर 2 रहूंगा जूही की लाइफ में। रजत को जूही के साथ देखकर ऋषि का गुस्सा और जलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। ऋषि ने मन ही मन सोचा, ये डॉक्टर कहां से हर जगह टपक जाता है, और जूही वो यहाँ क्या कर रही है, यहाँ चल क्या रहा है। अभी तक जूही की फिक्र के आगे ऋषि ने और किसी बात पर ध्यान नहीं दिया था, पर अब उसका दिमाग दौड़ रहा था, सवाल कर रहा था और जूही और रचित को साथ में देखकर गुस्से से फटने वाला था। पर ऋषि को ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि जूही यहाँ रचित की वजह से ही है। तो ऋषि ने रचित से गुस्से से कहा, डॉक्टर रचित, आपको नहीं लगता कि अगर आप जूही का ख्याल नहीं रख सकते तो आपको उसे यूं मिलने के लिए नहीं बुलाना चाहिए? रचित वैसे ही गिल्टी फील कर रहा था। ऋषि की बात सुनकर उसकी नजरें झुक गई और उसने धीमे से जूही से कहा, आई एम सॉरी जूही, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। ये सब देखकर जूही ने रचित से कहा, इट्स ओके चीकू, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रचित से इतना कहकर जूही ने ऋषि की ओर देखकर कहा, और ऋषि इनफ, आज जो भी हुआ उसमें सिर्फ उन आदमियों की गलती थी। आज चीकू का बर्थडे है, तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जूही को रचित का साइड लेते देख ऋषि ने गुस्से से हंसकर कहा, अच्छा तो मैं कुछ नहीं कह सकता? ऋषि की ऐसी हंसी सुनकर जूही समझ रही थी कि ऋषि अब बहुत गुस्से में है, पर अभी जूही भी कुछ कम नाराज नहीं थी। जूही ने मन ही मन सोचा, क्यों तुम यहाँ लड़कियों के साथ घूम सकते हो और मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी नहीं आ सकती?
हर चीज की एक लिमिट होती है और ये मेरे पेशेंस की लिमिट है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर ये झूठ और धोखेबाजी नहीं। ये सब सोचकर जूही भी पीछे नहीं हटी। उसने ऋषि को देखते हुए कहा, अभी मेरे पास इन सब बातों का टाइम नहीं है। चीकू, चलो हम पार्टी में वापस चलते हैं। जूही ने जानबूझकर ऋषि के सामने रचित को चीकू कहकर पुकारा था, क्योंकि उसे मालूम था कि ऋषि को जूही का रचित को चीकू कहना कितना नापसंद है। अपनी बात कहकर जूही ने ऋषि के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और वो ऋषि की नजरों के सामने रचित का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। जूही ने रचित का हाथ पकड़ते वक्त बस इतना ही सोचा, देखो ऋषि, मैं भी वो कर सकती हूँ जो तुम करते हो। बताओ कैसा लगा? जूही और रचित को साथ देखकर ऋषि की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। जूही साथ तो रचित के थी, पर उसके ख्यालों में तो सिर्फ ऋषि था। उसने मन ही मन कहा, मैंने आज इतने लोगों के सामने ऋषि को भाव नहीं दिया, वो बहुत गुस्सा होगा, पर उस कृति को ऋषि के इतना करीब देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब जो हो गया वो हो गया, और वैसे भी आज गलती ऋषि की ही थी। वो मेरे होते हुए कैसे किसी और के इतना करीब जा सकता है? उसे क्या लगता है कि सिर्फ उसे गुस्सा आता है? मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। रजत ने नोटिस किया था कि जूही कहीं खोई हुई है। ऋषि अभी अपनी जगह पर ही खड़ा होकर उस जगह को घूर रहा था जहां अभी कुछ देर पहले जूही खड़ी थी। तभी ऋषि ने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। यह हाथ कृति का था। कृति ने ऋषि के करीब जाकर कहा, ऋषि, लेट्स गो। ऋषि कृति को अवॉइड करने के लिए थोड़ा साइड हट गया और बिना उसकी ओर देखे बोला, यू गाइस कंटिन्यू, मुझे कुछ काम याद आ गया है। आई एम गोना गो। इतना कहकर ऋषि वहां से चला गया। कृति ने भी ऋषि के पीछे जाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखकर विशाल ने कृति से कहा, सो क्या डिसाइड किया? गिव अप कर रही ऋषि पर? विशाल की बात पर कृति ने सरकास्टिकली हंसकर कहा, नो वे। तुमने ऋषि की सो कॉल्ड वाइफ को देखा? किस एंगल से वो ऋषि के काबिल थी? उसे देखकर तो मैं और भी श्योर हो गई हूं कि जल्द ही ऋषि मेरा होगा। पर कृति ने विशाल की ओर देखकर कहा, यू गोना हेल्प मी, राइट? विशाल ने कृति को कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखा और फिर हंसकर बोला, लेट्स सी। कृति ने ऋषि के बारे में सोचकर गहरी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, ऋषि के काबिल तो सिर्फ मैं हूं, वो वेट्रेस नहीं। और ऋषि, टेंशन नॉट, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। ऋषि, तुम शायद नहीं जानते कि मैं तुम्हें कब से चाहती थी, पर तुम्हारे उस मनहूस वाले टैग ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब आने से रोक दिया। अब फिर जब तुम्हारी शादी की खबर मिली तो सारा शहर बस इसी इंतजार में था कि कब तुम्हारी बीवी मरेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब जब वो मनहूस वाली अफवाह झूठी साबित हुई है, तो अब मुझे तुम वापस चाहिए, और इस बात का मौका मिल ही गया मुझे। विशाल की कंपनी को एक टेंडर पास करवाना था जिसके लिए उसे मेरे पापा की हेल्प की जरूरत थी, तो मैंने मौका देकर चौका मार दिया। मैंने विशाल से कह दिया कि अगर वो मुझे ऋषि से 3-4 बार मिलवा देगा तो मैं पापा से कहकर उसका काम करवा दूंगी, और विशाल मान भी गया। गुड फॉर मी। पहली बार मैं ऋषि से कुछ दिन पहले पार्टी में मिली थी, पर ऋषि ने मेरी ओर देखा भी नहीं था, इसीलिए मैंने शराब के नशे में होने का नाटक किया और जाकर ऋषि से भिड़ गई। तभी ऋषि ने मुझे पहली बार बात की और मैंने ऋषि की शर्ट पर लिपस्टिक मार्क छोड़ दिया था। मैं चाहती थी कि उसकी वाइफ वो लिपस्टिक मार्क देखे और उससे लड़ाई करे। ऋषि और उसकी बीवी के बीच जितनी लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा, पर अब जो भी हो, मैं ऋषि को अपना तो बनाकर ही रहूंगी। विशाल ने कृति को देखकर सोचा, कहां फंस गया मैं? मुझे तो लगा कि ऋषि और जूही का रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मैंने ऋषि को इस कृति से मिलवा दिया। पर पिछली 2 बार से जब भी मैं जूही से मिला हूं, तब से ऋषि का जूही की तरफ बिहेवियर देखकर मुझे लगने लगा है कि जूही और ऋषि का रिश्ता अब सिर्फ कागज पर नहीं रह गया है, बल्कि कुछ। विशाल को कोई वर्ड नहीं मिला जिससे वो जूही और ऋषि के रिलेशन को एक्सप्लेन कर सके, पर सच भी तो था, जिस रिश्ते के धागे ही उलझे हो, उस रिश्ते को कोई कैसे समझाए। ऋषि का दिमाग बहुत खराब हो रहा था। वो बस अब जल्दी से घर चले जाना चाहता था। उसने मन ही मन सोचा, जूही जूही, तुम हर दिन मुझे मेरे पेशेंस को टेस्ट करती हो। आज भी तुमने वही किया। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ कुछ भी करने के लिए माफ कर दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो। घर जा रहा हूं
वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज तो कुछ सवालों के जवाब तुम्हें देने ही होंगे। पार्टी रूम में पहुंचकर सभी वापस पार्टी एंजॉय करने लगे, पर अब जूही का मूड पार्टी का बिल्कुल नहीं था। उसके दिमाग में अब बस ऋषि और कृति चल रहे थे। जूही, जूही। अपना नाम सुनकर जूही ने रचित से पूछा। हाँ, क्या हुआ चीकू? रचित ने जूही से कहा। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए जूही कि आखिर क्या हुआ तुम्हें? ऋषि के बारे में सोच रही हो? ऋषि का नाम सुनते ही जूही एकदम से बोल पड़ी। ऋषि? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओ, क्या कह रहे थे? रचित ने कुछ देर तक जूही को देखा, फिर उसने कहा, जूही, आज जो भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। आई एम रियली सॉरी। रचित की बात सुनकर जूही ने गहरी सांस लेकर कहा, चीकू, कहा ना मैंने दैट इट्स ओके। तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, और वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है, तो लेट्स सेलिब्रेट इट, ओके? रचित ने जूही की बात पर अपना सिर हिला दिया और फिर कुछ सोचकर बोला, ऐसा है तो कहीं और चले, सिर्फ हम दोनों। क्या कहती हो? जूही ने वापस से कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो रचित ने हार कर जूही से कहा, जूही, जूही। जूही ने फिर हड़बड़ा कर कहा, हाँ हाँ चलो। रचित ने अपना सिर हिलाकर कहा, चलो मैं तुम्हें सिंघानिया विला छोड़ देता हूं। ये सुनकर जूही ने कहा, नहीं। रचित ने फिर धीमे से जूही से कहा, जूही, तुम भले ही ना कह रही हो, पर तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि मुझे घर जाना है। सो डोंट फोर्स योरसेल्फ, ओके? लेट्स गो। रचित की बात सुनकर जूही ने ऑकवर्डली हंस दिया और आगे बिना कुछ कहे वो रचित के साथ सिंघानिया विला चलने को तैयार हो गई। गाड़ी में सारे रास्ते रचित और जूही दोनों ही शांत थे। जूही तो ऋषि के बारे में ही सोच रही थी, पर रचित के इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। अभी बहुत कुछ चल रहा था उसके मन में। कुछ देर बाद रचित ने सिंघानिया विला के सामने अपनी कार रोकी और जूही से बोला, जूही, हम आ गए। जूही में भी एक बार सिंघानिया विला की ओर देखा और रचित से कहा, चलो फिर, गुड नाइट। जूही को यूं चुप देखकर रचित को लगा कि वो ऋषि को लेकर परेशान है, तो रचित ने जूही को समझाते हुए कहा, जूही डोंट वरी, सब ठीक होगा। ऋषि प्रोबेबली सिर्फ जेलस रहा होगा, तुम टेंशन मत लो। रचित को यूं देखकर जूही का मन हुआ कि वो रचित से कह दे कि चीकू, मेरे और ऋषि के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो मेरे लिए जेलस हो, और मेरा भी उस पर कोई हक नहीं है कि मैं उससे नाराज हूं या कोई सवाल करूं। तो क्या इमोशनल होकर जूही रचित को अपने और ऋषि के रिश्ते का सच बता देगी? उसे सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा रचित? क्या ये रचित का मौका होगा जूही के करीब आने का? क्या मोड़ लेगी जूही और ऋषि की कहानी? एक पल को जूही का मन हुआ कि वो अपने और ऋषि के रिश्ते का सच रचित को बता दे, पर जूही रुक गई और सिर्फ रचित से गुड नाइट बोलकर कार से उतर गई। जब जूही सिंघानिया विला में अंदर पहुंची तो वहां आज बहुत चहल पहल थी। इशिका सिंघानिया नौकरों से कह रही थी, ऋषि का फेवरेट डिनर सेट निकालो और वाइन, हाँ, ऋषि की पब्यूरे वाइन, सब कुछ निकालो। इशिका सिंघानिया को इतना एक्साइटेड देखकर जूही ने उनसे पूछा, मिसेस सिंघानिया, आज आप बहुत खुश लग रही हैं, कोई बात है क्या? इशिका सिंघानिया ने जूही के सवाल पर उसे एक नजर भर देखा, फिर वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज ऋषि घर आया है, तो आज सब कुछ उसकी पसंद का होगा। जूही ने इशिका सिंघानिया की बात सुनकर सरप्राइज्ड होकर पूछा, ऋषि, वो यहाँ है? इशिका सिंघानिया ने जूही के शॉक्ड एक्सप्रेशंस को देखकर उससे पूछा, क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या? इशिका सिंघानिया की बात पर जूही ने धीमे से कहा, मुझे कैसे पता होगा? ऋषि कहाँ मुझे कुछ बताता है? जूही की ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया बहुत सैटिस्फाइड हुई और वो हंसकर जूही से बोली, चलो अब बातें छोड़ो, तुम भी जाओ, फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हें भी खाने में सब कुछ स्पेशल मिलेगा। इशिका सिंघानिया की एक्साइटमेंट को देखकर जूही ने भी ऑकवर्डली हंस दिया। फिर जूही तेज कदमों से चलकर ऋषि के रूम की तरफ जाने लगी। उसने मन ही मन खुद से कहा, गॉड, माना कि इशिका सिंघानिया को ऋषि की बहुत परवाह है, पर कभी कभी उनकी एक्साइटमेंट देखकर मुझे वियर्ड लगता है।
इतना दिमाग में आते ही जूही ने अपना सिर हिलाकर खुद को डांटते हुए कहा, क्या जूही तू कुछ भी सोचती है? ये तो अच्छी बात है कि इशिका सिंघानिया ऋषि की केयर करती है। लकीली इशिका सिंघानिया नीना पांडे जैसी नहीं है। उनके साथ तो मेरी लाइफ लिविंग हेल थी। ये सब सोचते हुए जूही ने ऋषि के कमरे का गेट खोला तो जूही ऋषि को देखकर अपनी ही जगह में जड़ हो गई। ऋषि को देखकर जूही ने मन ही मन सोचा, वाह कितना हैंडसम है ये यार। सही कहते हैं लोग, ब्यूटी कॉजेज डिस्ट्रैक्शन। लगता है ऋषि अभी अभी बस नहा कर आया है, इसके बाल अब भी गीले हैं, इनमें हाथ फेरने। इतना सोचते ही जूही ने खुद की सोच को रोकते हुए खुद से कहा, कंट्रोल जूही, अपने इमोशंस पर फुल स्टॉप लगा। पर ये ऐसे दिख रहा, फिर कैसे करूं मैं कंट्रोल? ऋषि ने घर आते वक्त पक्का इरादा किया था कि लगता है मैंने को जूही को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है, आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर अब जब जूही ऋषि के सामने आई और ऋषि ने जूही को खुद को यूं एकटक देखते हुए देखा तो ऋषि ने सोचा कि अभी अगर मुझे यूं देखेगी तो मैं कैसे इससे नाराज रहूंगा। जूही तुम फेयर प्ले नहीं करती, नॉट फेयर। पर मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं, तो क्या हुआ अगर मेरा गुस्सा छूमंतर हो गया है, पर आज तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। इतना सोचकर ऋषि ने जूही से पूछा, क्या देख रही हो? कभी कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा क्या? वेल आई डोंट माइंड। ऋषि के इतना कहते ही जूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जूही ने जल्दी से ऋषि से, नहीं कुछ भी तो नहीं। पर क्योंकि जूही की चोरी पकड़ी गई थी इसीलिए वो ऋषि से आंखें नहीं मिला पा रही थी। ऐसी ऑकवर्ड जूही को देखकर ऋषि हंसने लगा और सोफे से उठकर वो धीमे धीमे चलकर जूही की ओर बढ़ने लगा। ऋषि को अपनी ओर आता देख जूही ने घबराते हुए ऋषि से पूछा, क्या कर रहे हो ऋषि? पर ऋषि ने जूही के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो बस जूही की ओर बढ़ रहा था। जूही ने ऋषि की आंखों में अपने लिए कुछ ऐसे जज्बात देखे जिन्हें देखकर जूही की धड़कनें बढ़ने लगी। जितना ऋषि जूही के पास आता उतना ही जूही पीछे की ओर चलती। ये सिलसिला तब तक चला जब तक जूही दीवार से जाकर नहीं टकरा गई। ये देखकर ऋषि मुस्कुरा दिया। इस वक्त ऋषि की मुस्कान जूही को उस शिकारी की तरह लग रही थी जिसके हाथ उसका मनपसंद शिकार लग गया हो। जूही अपने ही कंपैरिजन से शॉक्ड हो गई। उसने हिम्मत करके ऋषि से पूछा, ऋषि क्या बात है? ऋषि ने अपने दोनों हाथ जूही के सर के किनारे रख दिए और फिर जूही के मुंह के करीब जाकर बोला, गैस। ये सुनकर जूही ने बड़बड़ाते हुए कहा, गैस? आजकल तुम हर बात पर गैस गैस करते रहते हो। मुझे नहीं करना गैस, तुम ठीक से बोलो जो भी तुम्हें बोलना है। ऋषि ने जूही के गुस्से को इग्नोर किया और एक गहरी सांस लेकर जूही से बोला, तुम यू स्मेल टू गुड। ऋषि की बात सुनकर जूही का दिल धक से हुआ। उसकी सांसें तेज होने लगी। जूही ने किसी तरह खुद को शांत करने की कोशिश की और ऋषि को खुद से दूर करते हुए कहने लगी, ऋषि पीछे चलो। पीछे जाने की जगह ऋषि एकदम जूही के पास आ गया। इतना कि जूही और ऋषि की सांसें घुलने लगी, उनकी धड़कनें साथ धड़कने लगी। जूही का टमाटर सा लाल चेहरा देखकर ऋषि मुस्कुराने लगा। उसने जूही से धीमे से कहा, बहुत पास हूं क्या मैं? इस पर जूही ने बिना ऋषि की ओर देखे अपना सिर हाँ में हिला दिया। ऋषि ने जूही को ऐसे देखकर मन ही मन सोचा, सो क्यूट। अब भला ऐसे में कोई कैसे तुम पर गुस्सा कर पाएगा? इतना सोचकर ऋषि ने जूही से कहा, पास? मुझे तो लगता मैं तो अभी तुम्हारे और करीब आ सकता हूं। इतना कहते ही ऋषि ने जूही को किस कर लिया। जूही कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले ही ऋषि ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और आज ऋषि जूही को ऐसे किस कर रहा था मानो वो उसे अपने में समा लेना चाहता हो। जूही भी ऋषि में खोने लगी, पर तभी जूही के दिमाग में उसके कानों में वार्निंग बेल बजानी शुरू कर दी। रिमाइंडर के बाद जूही को होश आया और वो ऋषि को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। ऋषि ने जूही का रेजिस्टेंस महसूस कर लिया था, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी जूही को किस करना बंद कर दिया। ऋषि के दूर जाते ही जूही ने गहरी गहरी सांस ली और फिर ऋषि की ओर उंगली करते हुए बोली, शेमलेस, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जूही के सवाल सुनकर ऋषि ने इनोसेंट सा फेस बनाकर कहा,
मैं कहाँ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो बस मैं नहीं चाहता था कि हमारी बातें मिसेस सिंघानिया को पता चले। तुम इतना तेज बात कर रही थी, अभी वो सुन लेती तो, इसीलिए मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। ऋषि की ऐसी बिना सिर पैर की बातें सुनकर जूही का मुंह एक पल को खुला रह गया। फिर उसने अपना सिर हिलाकर कहा, पहली बात तो मैंने जोर से कुछ भी नहीं कहा, तो तुम्हें मेरा मुंह बंद करने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात, अगर मुंह बंद करना ही था तो अपने हाथों से करते, अपने अपने मुंह से क्यों? ऋषि ने अपनी पलक झपकाते हुए कहा, वेल, लिप्स फिट यू नो। जूही ऋषि से किसी सीरियस एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रही थी, पर ऋषि का जवाब सुनकर जूही खुद ही एक पल को सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन कहा, ये ऋषि को क्या हो गया है? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? इतना मन में सोचकर जूही ने ऋषि से सीरियसली पूछा, ऋषि, ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊं। जूही की बात पर ऋषि ने सिर हिलाकर सीरियसली कहा, हाँ। ऋषि का जवाब सुनकर जूही का दिमाग अपनी फुल स्पीड में चलने लगा। उसने सोचा, क्या हुआ होगा? ऋषि का बिजनेस बर्बाद हो गया, लॉस चल रहा है क्या? जूही सोच ही रही थी कि उतने में ऋषि ने कहा, योर लिप्स आर टू स्वीट, आई कांट गेट इनफ ऑफ देम। ऋषि की बात सुनकर जूही ने गुस्से में ऋषि को खुद से दूर धक्का दे दिया और गुस्से में कहने लगी, मुझे लगा कि सच में कुछ सीरियस बात हो गई है, पर तुम्हें तो सिर्फ मजाक सूझ रहा है। जूही को खुद से दूर जाता देख ऋषि भी उसके पीछे पीछे जाने लगा और जूही का हाथ पकड़कर बोला, अच्छा बाबा, रुक भी जाओ, अब नहीं छेड़ूंगा मैं तुम्हें, ओके? पर जब जूही ने कुछ नहीं कहा तो ऋषि ने फिर से पूछा, ओके? ऋषि के फिर से पूछने पर जूही ने बिना ऋषि की ओर देखे ही कह दिया, ओके, बट अभी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे शावर लेना है। इतना कहकर जूही अपना हाथ ऋषि से छुड़ाकर बाथरूम चली गई। अंदर जाते ही जूही ने बाथरूम के डोर पर ही टिककर गहरी सांस ली और अपने होंठों को छूते हुए सोचने लगी, कि ऋषि को क्या हो गया है? क्यों वो यूं मेरे करीब आता है? क्या बदल गया है? पर उसका मुझे यूं छूना बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा। जूही ने अपने आप को इतने में ही रोकते हुए कहा, नहीं, बस अब रुक जा जूही, मत भूल कि जब भी तू ऋषि को अपना दिल देने लगती है वो उसे दुखाकर चला जाता है, अब और नहीं। इतना खुद से कहकर जूही ने एक गहरी सांस ली और शावर के लिए अपने कपड़े उतारने लगी। ऋषि ने कुछ देर बंद बाथरूम के गेट को देखा, पर अचानक से ऋषि को कुछ याद आ गया, जिसे सोचते ही ऋषि से और इंतजार नहीं हुआ। वो सीधे बाथरूम का डोर खोलकर अंदर चला गया। जूही अभी बस अंडरगारमेंट्स में थी और यूं अचानक से ऋषि को अपने सामने देखकर जूही जोर से चीख पड़ी, आह! जूही की चीख सुनकर ऋषि जल्दी से उसके करीब आ गया और अपने हाथ से जूही का मुंह बंद करते हुए कहने लगा, श्श, चुप रहो वरना मिसेस सिंघानिया आ जाएंगी। पर जूही चुप नहीं हुई। उसने गुस्से में ऋषि से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ शावर लेने आई थी, फिर ये सब क्या है ऋषि? ऋषि ने जूही के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बस जूही से इतना ही बोला, तुम्हें किस चाहिए ना, इसीलिए तुम चुप नहीं हो रही ना? वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषि की बात सुनकर जूही का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने ऋषि को देखकर कहा, तुम जूही की यूं गुस्से से बोलती बंद देखकर ऋषि हंसने लगा। उसने जूही के गाल छूते हुए कहा, वैसे तो मुझे तुम्हें छेड़ने में बहुत मजा आ रहा है और उसके लिए हमारे पास पूरी लाइफ है, पर अभी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऋषि को इतना सीरियस देखकर जूही ने भी एक पल को अपना गुस्सा साइड में रख दिया। जूही ने ऋषि से पूछा, हाँ बोलो। ऋषि ने जूही की आंखों में देखकर उससे पूछा, जूही, तुम आज होटल में अचानक से गुस्सा क्यों हो गई थी? ऋषि के इतना कहते ही जूही को याद आ गया कि वो ऋषि से क्यों गुस्सा थी। उसे ऋषि और कृति की दोपहर की तस्वीर याद आ गई जब कृति ने ऋषि का हाथ पकड़ रखा था। होटल में जूही के इमोशंस स्टेबल नहीं थे। उसने ऋषि के सामने अपने ट्रू इमोशंस शो कर दिए थे, पर बाद में ठंडे दिमाग से सोचने के बाद जूही को एहसास हुआ था कि मैं ऋषि की सचमुच की बीवी तो हूं नहीं, तो मुझे उससे नाराज होने का क्या हक है भला। इसीलिए अब ऋषि के पूछने पर जूही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऋषि से कहे तो क्या कहे। जूही ने मन ही मन सोचा,
मैं सच बताकर ऋषि को इरिटेट नहीं करना चाहती। अगर उसे लगा कि मैं उसके मैटर्स में इंटरफेयर कर रही तो। ये सब सोचकर जूही ने अपना सिर ना में हिलाते हुए ऋषि से कहा, नहीं, कुछ नहीं हुआ था, मैं गुस्सा नहीं थी। जूही का जवाब सुनकर ऋषि ने जूही की आंखों में देखकर कहा, जूही, माना कि इमोशंस मुझे ज्यादा समझ नहीं आते, पर मैं इतना समझता हूं कि तुम कब नाराज होती हो और कब खुश। तो प्लीज मुझे सच बताओ। ऋषि की बात सुनकर जूही एक टक ऋषि को ही देखती रह गई। फिर बहुत सोचने के बाद जूही ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, जिसे सुनकर ऋषि जूही की ओर बढ़ने लगा। आखिर ऐसा क्या कहा जूही ने ऋषि से? क्या जूही अपने दिल की बात ऋषि से कह पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।